हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में। चलिए तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 10 बात करता है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इसका मतलब क्या हो गया, जब आपका सूट फाइल हम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? पहली बात ट्रस्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं, दूसरी बात हम उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट सूट फाइल कर रहे हैं, मतलब उनके जो LR हैं हम उनके अगेंस्ट अपना सूट फाइल कर रहे हैं। अब हम बेट की लैंग्वेज को देखते हैं, जो कि हमें समझ में आनी नहीं है, क्योंकि बेट की लैंग्वेज है तो फर्स्ट टाइम में तो आएगी नहीं। तब भी हम थोड़ा सा चलिए हम डिवाइड करते हैं। अब की बात देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दी फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब इसका मतलब क्या देखिए, ये आप लाइन अधिकता हमने देखी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है। मतलब इसका मतलब क्या देखिए, जो भी अब तक हम पढ़ के आए हैं, जो भी हम सेक्शन देखे हमने अब तक, वो सेक्शन 10 पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, उनका कोई भी इम्पैक्ट सेक्शन 10 पर नहीं पड़ेगा। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था? बार ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 3 पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुका हूँ और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं सेक्शन 3 की वीडियोस, और उसके मैंने नोट्स भी दिए रखे हैं उसमें वीडियो। तो हम देखते हैं। देखिए सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था, अगर हम सूट लिमिटेशन पीरियड के बाद फाइल करते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद फाइल करते हैं, तो वो बार्ड हो जाएगा अंडर सेक्शन 3 के तहत, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर क्या है इसका लगता है, देखिए तो इसका हम ये कह सकते हैं एक लिमिटेशन पीरियड था सेक्शंस में और सब सेक्शंस में, बट यहाँ पर क्या है सेक्शन 10 में लिमिटेशन पीरियड लगता ही नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है। मतलब कभी भी सूट फाइल करे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका वो बार्ड नहीं माना जाएगा ना सेक्शन 3 में, ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको और भी मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें सब चीजें, और ये किस पे एप्लीकेबल होता है? खाली सूट्स पे एप्लीकेबल होता है सेक्शन 10। आगे की बेट की लैंग्वेज देखिए, नो सूट अगेंस्ट अ पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज बिकम वेस्टेड इन ट्रस्ट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। अब इसका मतलब क्या देखिए, कोई सूट हम फाइल कर रहे हैं किसी पर्सन के अगेंस्ट, अब वो कौन पर्सन अभी देखते हैं, किसी हम पर्सन के अगेंस्ट जिसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हमने किसके नाम कर दी है? किसी ट्रस्ट के नाम कर दी है। अब किस पर्पस के लिए करी गई है? कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, लाइक कोई पर्टिकुलर पर्पस हो, लाइक एजुकेशन, क्या कोई भी चीज उस पर्पस के लिए करी गई है। आगे देखिए, और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और असाइनी नॉट बीइंग असाइन्ड फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या देखिए, हम जो सूट अगेंस्ट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट कर रहे हैं, और उसके असाइनी आप कह लीजिए एजेंट के अगेंस्ट। तो जो यहाँ पर पर्सन फोकस किया गया है, हम किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? 3 लोगों के अगेंस्ट, एक ट्रस्टी के अगेंस्ट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट और असाइनी के अगेंस्ट। क्योंकि हमने सेक्शन 10 के हेडिंग में लिखा हो सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो सेक्शन 10 है हम किस पर फाइल केस कर सकते हैं? 3 लोगों पर, एक तो ट्रस्टी पर, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव LR जो हम कह सकते हैं, और तीसरा असाइनी। अब जो इसमें लाइन लिखी हुई है आगे, नॉट बीइंग असाइन फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब इसका मतलब क्या देखिए, जो आपका असाइनी है वो ये आपके वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब जैसा आपका होता ही है, पैसे के बदले हमने जमीन दे दी, जैसे सेल में होता ही है, उसके लिए नहीं बनाया गया, वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड्स सच प्रॉपर्टी। हिज आपका वर्ड यूज किया गया ट्रस्टी के नाम पर, और देयर हैंड्स हो गया वर्ड यूज हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और उनके असाइनी पर। आगे देखिए, और द प्रोसीड्स देयरऑफ, क्या जो भी से प्रोसीड्स हो रही हैं, और फॉर एनी अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड्स, क्या कोई भी अकाउंट है उस प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्ट की कोई अकाउंट है तो उस पर, शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब ये क्या है इसका मतलब, शैल बी बार्ड एनी लेंथ ऑफ टाइम। अब इसको देखिए फिर से देखिए, नो सूट शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो आपका कोई भी सूट है वो बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम से नहीं हो जाएगा, कभी भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, कोई इस पर लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए हम समझते हैं अब एक एग्जाम्पल से, जिससे हमारा सेक्शन 10 क्लियर हो जाएगा। देखिए, कोई एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर कर दी किसी ट्रस्ट के नाम पर, और जो यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो विदाउट कंसिडरेशन हुआ है, कोई पैसा हमने नहीं लिया है। अब ये जो आपकी ट्रस्ट है ये आपकी क्रेडिट तो हो गई है, अब इसके लिए कोई लीगल ओनर भी होना चाहिए जिसको संभाले ट्रस्ट को। तो हमने एक कर दिया आपकी ट्रस्टी, और वो आपके संभालेगा इस प्रॉपर्टी को। क्या हुआ, जो ट्रस्ट है इसका कोई कॉलेज होता है, वो कॉलेज अपना बना लेते हैं उस प्रॉपर्टी पर। अब जो कॉलेज है उसका कोई पर्पस भी तो हो, जो हमने ट्रस्ट बनाई है किसी कोई पर्पस के लिए तो बनाई है, तो उस पर्पस क्या हो गया उस कॉलेज का? कब पढ़ाना, एजुकेशन पर्पस हो गया। जो इसका मतलब यहाँ पर लाइन लिखी हुई कोई स्पेसिफिक पर्पस, उनका ये हो गया पढ़ाने का काम। अब बनाइए, इसका मतलब कुछ डोनेशन तो आएंगे ही कहीं से, क्यों पढ़ाने का काम है। जो ये ट्रस्टी हैं, जो इनके ये मेन ओनर है, वो जो पैसा आ रहा था, डोनेशंस आ रहे थे, वो कॉलेज पर खर्च नहीं कर रहे हैं, जो भी फंड्स आया उस पर खर्च नहीं कर रहे हैं, वो अपने कुछ अकाउंट्स मिसयूज़ कर रहे हैं उन पैसे का। जैसे मान लीजिए कहीं और पैसे लगा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं अपने कुछ कार्य वारे खरीद रहे हैं, उनमें मिसयूज़ कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, जिनके बेनिफिशियरीज होंगे, मतलब बेनिफिशियरी उस कॉलेज के, जैसे कॉलेज के कह लीजिए, स्टूडेंट्स कह लीजिए, कि कोई और भी लोग हो,
वो उस ट्रस्टी पर सूट फाइल कर सकते हैं। उस ट्रस्टी पर कह लीजिए, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स पर कह लीजिए, कि उनके असाइनी पर वो सूट कभी भी सूट फाइल कर सकते हैं। उस पर कोई लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, कभी भी लाएं और कभी भी सूट फाइल कर। ये था एक एग्जांपल से, आपको आई गेस समझ में अब आ गया होगा सेक्शन 10 क्या कहना चाहता है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जान लेते हैं जिससे हमें सेक्शन 10 और समझ में आए। देखिए, जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिससे हमारा सेक्शन 10 क्लियर है। देखिए, जो हमने ट्रस्ट बनाई गई है कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है कि कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, और जो प्रॉपर्टी है वो हमने वेस्ट कर दी गई है किसके नाम पर, ट्रस्टी के नाम पर। अब जो इसके बेनिफिशियरीज होंगे वो आपका सूट कभी भी फाइल कर सकते हैं, किसके अगेंस्ट, ट्रस्टी के अगेंस्ट, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट और उसके असाइनीज पर, और उस पर कोई भी लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा। उस पर कभी भी करें सेक्शन 3 नहीं लगेगा, बार्ड ऑफ लिमिटेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, दिस सेक्शन इज टू अवॉइड अनलॉफुल पॉकेटिंग ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी। जबकि ट्रस्ट प्रॉपर्टी है उसका मिसयूज नहीं करें, मतलब अपनी जेब भरने के लिए ना करें, ऐसा उसको बचाने के लिए, इसलिए हमने इस सेक्शन में ऐसा जोड़ा गया कि आप कभी भी सूट लाएं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चीज, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब क्या है, जो आपका सेक्शन 3 का सब क्लॉज 1 है, मतलब बार ऑफ लिमिटेशन, वो आपका इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है सेक्शन 10 पर। आगे देखिए, द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 10 कैन बी इन्वोक्ड। अब हम सेक्शन 10 का कब बेनिफिट ले सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए, देयर मस्ट बी अ प्रॉपर्टी विच हैज बिकम वेस्टेड इन ए पर्सन इन ट्रस्ट दैट इज ट्रस्टी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो हमने वेस्ट कर दी गई, मतलब दे दी है किसको, एक ट्रस्टी को, किस पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। मतलब अगर स्पेसिफिक पर्पस नहीं हुआ तो सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द सूट मस्ट बी अगेंस्ट सच पर्सन और लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइनी नॉट बीइंग एन असाइनी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। अब ये हम सूट किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, ट्रस्टी के अगेंस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट और इसके असाइनी पर। अब असाइनी क्या होना चाहिए, उसके वैल्यूएबल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो गया तो भी हम सेक्शन 10 का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ट्रस्टी कौन हो गया, इज द लीगल ओनर ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी, वो इसका लीगल ओनर हो गया ऑफ द ट्रस्ट प्रॉपर्टी का। एंड बिफोर अ ट्रस्ट कैन बी क्रिएटेड देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू द ट्रस्टी। तो अब इसका क्या हो गया, जो आपकी ट्रस्ट बनाई गई है उससे पहले ही हमने ट्रांसफर कर दी हो किसको, ट्रस्टी को, वो प्रॉपर्टी। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रस्ट से पहले ही हमने प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर कर देनी चाहिए, ट्रस्टी के नाम पर। अब एक और क्वेश्चन राइज होगा, ये जो सूट है ये हम कौन फाइल कर सकता है, कोई भी फाइल कर सकता है या कुछ पर्टिकुलर पर्सन। तो हाँ, कुछ पर्टिकुलर पर्सन हैं, वो खाली बस बेनिफिशियरी हैं, खाली बेनिफिशियरी सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट ट्रस्टी के अगेंस्ट। तो बेनिफिशियरी कौन हो गया, बेनिफिशियरी इज द पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग मे बी बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन द ट्रस्ट। कुछ समय के लिए आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो उस ट्रस्ट पर, तो बस वो ही फाइल कर सकते हैं। जैसे कॉलेज के केस में कौन था, स्टूडेंट फाइल कर सकते हैं, या कोई भी उनके कोई टीचर्स होंगे, कोई भी लोग हों वो फाइल कर सकते हैं। मैं आपको बताया सेक्शन 10 कौन ला सकता है, मतलब सूट कौन ला सकता है, खाली बेनिफिशियरी ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। आगे देखिए, सेक्शन 10 डिक्लेयर्स दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी लॉ ऑफ लिमिटेशन। जैसे मैं आपको बताया, जो आपका सेक्शन 10 है इस पर लॉ ऑफ लिमिटेशन लगता है नहीं, लिमिटेशन पीरियड लगता ही नहीं, कभी भी लाओ कभी भी सूट फाइल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसका भी एक एक्सेप्शन है, देखिए, बट व्हेन ट्रस्ट प्रॉपर्टी फाइंड्स इट्स वे इनटू द हैंड्स ऑफ एन असाइनी फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लिमिटेशन शैल अप्लाई। अब जैसे मैं आपको बताया था, देखिए असाइनी, अगर उसने असाइनी ने कोई वैल्यूएबल कंसिडरेशन कर रखा, मतलब कुछ पैसे के बदले कुछ कर रखा मॉनिटरी, तो उस केस में आपका लिमिटेशन पीरियड एप्लीकेबल हो जाएगा, तब आप सेक्शन 10 का कोई बेनिफिट नहीं ले सकते। क्या हमारे सेक्शन 10 पर बेनिफिट लें, क्या यार लिमिटेशन पीरियड अब नहीं लगेगा, नहीं, इन केस में अगर वैल्यूएबल कंसिडरेशन हुआ तो आप लिमिटेशन पीरियड लग जाए। चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज्ड इन हिंदू, मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजियस और चैरिटेबल एंडोमेंट shall be deemed to be the property vested in trust for a specific purpose and the manager of the property shall be deemed to be trustee thereof। जो हमारे सेक्शन 10 का एक्सप्लेनेशन है, ये हमने क्यों जोड़ा है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चैरिटी के लिए। अगर ट्रस्ट बनाई गई है खाली पूजा के, उसकी क्या सेरेमनीज के लिए, क्या अनकीप ऑफ टेम्पल, तो ये सब चीज़ें आपकी सेक्शन 10 की जो भी रिक्वायरमेंट्स है, सेक्शन 10 के जो भी एसेंशियल्स है उनको पूरा कर रही है। अगर आपको सेक्शन 10 समझ में आए हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इन नोट से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस आए उसके बारे में आपको पता लग सके, और प्लीज़ शेयर जरूर कर देना इस चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।